हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग जो हमारा पिछला पार्ट बाकी था महाकवि कालिदास, तो अब हम उसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है कि विद्वतमा और जो मूर्ख युवक होता है, मूर्ख युवक जिसको विद्वान और पंडित अपना महागुरु बना के लाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये हमारे गुरु हैं जो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है और लास्ट में विद्वतमा जो होती है वो अपनी हार मान लेती है। और पंडित जो लोग हैं, पंडित और विद्वान, वो क्या करते हैं, दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं। अब एक दिन की बात है और कुछ समय तक तो जो वो व्यक्ति होता है, मूर्ख युवक, वो मौन ही बना रहता है, मतलब कुछ बोलता ही नहीं। अगर वो कुछ बोलेगा ही नहीं तो राजकुमारी समझती कैसे कि ये व्यक्ति मूर्ख है। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक ऊंट की बोली सुनकर, मतलब ऊंट जो होता है वो बोल रहा होता है कुछ, तो उसकी बोली सुनकर मूर्ख युवक जो होता है वो अपना मौन व्रत भूल जाता है और एकदम से बोल उठता है, उठ। अब जैसे ही वो बोलता है वैसे ही जो विद्वतमा राजकुमारी जो उसकी पत्नी होती है वो सुन लेती है और चौंक जाती है। उसकी बोली से ही वो समझ जाती है कि उसका पति कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। और पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ उसकी समझ में आ गया और ये भी समझ जाती है कि पंडित और विद्वानों ने उसके साथ छल किया है, उसको धोखा दिया है। विद्वतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। अब यहाँ विद्वतमा जो थी वो एक बहुत बड़ी राजकुमारी थी और उसको बहुत घमंड भी था, तो इस वजह से उसको काफ़ी ठेस पहुंचती है, उसको बड़ा दुख होता है। तो वो क्या करती है कि जो कालिदास होता है उसका पति, उसको अपने महल में आने से रोक देती है और उसके ऊपर रोक लगा देती है कि कभी भी उसको महल में प्रवेश ना करने दिया जाए। उसके बाद फिर क्या होता है, कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो कालिदास है वो भी बड़े मतलब दुखी हो जाते हैं। तो कालिदास क्या करते हैं कि माता काली की बहुत बड़ी उपासना करते हैं और काली से उनको वरदान प्राप्त होता है और तभी से वो काली का दास होने के कारण उनका नाम, वहाँ से ही उनका नाम कालिदास पड़ जाता है। मतलब पत्नी का वियोग होता है, उनको दुख भी पहुँचता है, तो वो काली माता की उपासना करते हैं और वहीं से उनका नाम कालिदास पड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर क्या होता है, कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए और जैसे ही माता काली की शरण में वो जाते हैं और जैसे ही माता काली कृपायमान होती हैं, मतलब कि उनकी अपना आशीष, उनको आशीर्वाद देती हैं और उनकी कृपा होती है, वहीं से क्या होता है, कालिदास को बुद्धि आती है और कालिदास सारी विधाओं को सीखकर, मतलब कि जितनी भी विधाएं हैं, जैसे कि एकांकी है, कहानी है, नाटक है, साहित्य है, ठीक है, अलग अलग ग्रंथ है, वो सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं और उसमें प्रवीण हो जाते हैं। प्रवीण मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं, ठीक है। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्वतमा के पास लौटे। क्या होता है, मतलब जब सब कुछ उनको आ जाता है, लगता है कि हाँ अब मैं अपने पत्नी के काबिल हो गया हूँ, मतलब उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, धर्मशास्त्र हैं, साहित्य है, राजनीतिक ग्रंथ है, सब कुछ उनको पता चल जाता है और वो एक अच्छे ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं। और तब वो अपनी बीवी विद्वतमा जो राजकुमारी थी उसके पास लौटते हैं और द्वार तब भी बंद था, मतलब तभी भी उनके लिए द्वार बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वतमा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब उनको लगता है कि भाई अब तो मैं अपनी पत्नी के लायक बन गया हूँ, तो वो लौटते हैं वापिस। तो जाते हैं तो तभी भी उनका द्वार बंद होता है। तो वो बोलते हैं कि भाई विद्वतमा, अब मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया है। तो उसका वो एक प्रमाण देते हैं, मतलब एक सबूत देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, क्योंकि पहले जो उनकी बोली थी, जैसे ऊँट है तो वो ऊट ऊट करते, मतलब बोली में भी फर्क है। तो वो संस्कृत में बोलते हैं, अपनी विद्वतमा से, अपनी पत्नी से प्रार्थना करते हैं, अनावृत कपाट द्वार देहि, मतलब कि तुम ये दरवाजा खोल दो। अंदर से पत्नी विद्वतमा ने पूछा, अस्ति कश्मित वाग्विशेष, मतलब कि वो कहती है अब क्या बाकी रह गया है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्वतमा को सुनाई।
अब वो बोलती है कि अब क्या बाकी रह गया, मतलब अब तुम क्या कहना चाहते हो, अब क्या है। तो इस पर क्या होता है कि कालिदास उनको कहते हैं कि देखो मैंने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की, मतलब ये सारे ग्रंथ मैंने लिखे, और वो सारी उनको कथा सुनाते हैं। विद्वोत्तमा को जब अपने जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। और जब उसने बोला कि अब क्या शेष बचा है या अब क्या तुमने किया है, तो वो कहते हैं कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, देखो मैंने कितने सारे बड़े बड़े ग्रंथ की रचना की है। तो वो उसको उनके बारे में बताते हैं। तो जैसे ही विद्वोत्तमा को यकीन हो जाता है कि हाँ भैया मेरा पति जो है वो एक बहुत बड़ा पंडित बन गया है, तो वो क्या करती है, द्वार खोल देती है और महाकवि कालिदास का स्वागत करती है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। अब कालिदास जो थे वो बहुत अच्छे जानकार हो जाते हैं, और उनके कालिदास की एक विशेषता है कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति का वर्णन मतलब कैसा, जैसे सुबह होती है, चारों तरफ लालिमा छाती जो हम देखते हैं, और सुबह का जो मनोहर वातावरण होता है उसको देख के मन बहुत प्रफुल्लित होता है, मतलब मन बड़ा खुश होता है। तो प्रकृति का जैसा वर्णन कवि कालिदास के साहित्य में मिलता है वैसा किसी और के में नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। वो क्या कहते थे कि बिना प्रकृति के जीवन कैसा है, अधूरा है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात थी। ठीक है, उपमाएं मतलब कि जैसे वो किसी के साथ किसी की तुलना करते हैं, वो कैसी थी, विश्वविख्यात, मतलब विश्व में भी लोग उसकी बातें करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं, उनके जैसा कोई और है भी नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब कि उन्होंने अपने काव्यों में, अपने साहित्यों में जिन उपमाओं का चित्रण किया है, मतलब जिस उदाहरण के बारे में बताया है, उसकी कोई तुलना नहीं है और उनके जैसा कोई है भी नहीं। और कालिदास की तुलना हम किसी से कर भी नहीं सकते, कोई उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ग्रंथ में अगर किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया हो, चरित्र चित्रण मतलब कि उसके बारे में बताया हो, तो ऐसा कोई और दूसरा बता भी नहीं सकता। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। जैसे कि कोई हम ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या कोई नाटक पढ़ते हैं, तो मन में ऐसा होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब मन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं कवि कालिदास की, तो मन में कोई प्रश्न नहीं होता, बल्कि उस हर प्रश्न का उत्तर हमारे सामने होता है। इसके लिए कहा गया है कि हर बात ही बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। अब कालिदास ने जो अपने काव्य नाटक लिखे उसमें वो खाली एक ही चीज़ को बताते हैं बार बार, कि राजा जो होता है वो प्रजा का शासक नहीं, मतलब सिर्फ वो शासन करने के लिए नहीं है, बल्कि वो उनका रक्षक भी होता है। रक्षक मतलब देखभाल करने वाला या पिता भी होता है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उसे नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे कि उनके जो नाटक हैं या उनके जो भी ग्रंथ है उसमें हम देख सकते हैं कि उन दिनों भी नारी का क्या स्थान था, मतलब नारी का जो स्थान था वो बहुत ही ऊंचा माना जाता था। नारी को भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, फिर वो शिक्षा नृत्य संगीत की हो या साहित्य की हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। और सम्मान और श्रद्धा जैसे आज मिलता है वो उस समय भी मिलता था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। अब महाकवि कालिदास ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उसमें उनके 7 जो हैं 7 ग्रंथ वो प्रसिद्ध हैं। उसमें पहला है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। अब देखो, सबसे पहले पहली बात तो महाकवि कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उसमें 7 जो है वो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उसमें सबसे पहले है ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार जो है वो उनका सबसे उत्तम काव्य, मतलब सबसे महत्वपूर्ण। उसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया, मतलब छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है। और उसमें ऋतुओं मतलब जो 3 ऋतुएं होती है ना, उसका तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण उनके उस काव्य में मिलता है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं। उसके बाद दूसरा है मालविकना
मित्र, मालविकनाग्नि मित्र, ठीक है, मालविकनाग्नि मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है, ठीक है। मालविकना मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। मतलब दूसरा जो उनका ग्रंथ है मालविकना मित्र, वो उनका दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक, जिसमें जो कि प्रेम कहानी पे है और जिसमें अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका, मतलब कि अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। तीसरा ग्रंथ है उनका विक्रम मौर्य विषम, कालिदास का दूसरा नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। उसके बाद है कुमार संभव का काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिक के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे अलग अलग हैं। और उसके बाद मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध के पक्ष में अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इससे भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं तो कौन से ग्रंथ का क्या विषय उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि उनका लास्ट वाला ग्रंथ है, लास्ट वाला जो उनका ग्रंथ है मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है जो कि एक खंड काव्य है। और इसमें क्या है कि आप जब ग्रंथ को पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको भारत के भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी की भी अच्छी जानकारी मिलेगी। अब उसके बाद है उनका ग्रंथ रघुवंश जो कि एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा करने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों की तक को कथा रघुवंश में है। मतलब कि रघुवंश में भी क्या है कि एक वंश की कहानी है। जैसे सूर्य से लेकर, ठीक है, सूर्य से उत्पन्न हुए हैं वंश, ठीक है, ये वाला वंश जो है वो सूर्य से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद सूर्यवंश से लेकर दिलीप से और दिलीप से लेकर कुश तक, मतलब जितने भी राजा हुए उनके वंशज उन सबका उसमें जिक्र किया गया है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है कौन सा? महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ तक कि आज जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो उसी राजा से पड़ा है। मतलब राजा जो भरत थे उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनके तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो थे उन्हीं का बेटा था भरत, ठीक है, जो कि बहुत ही वीर था, बचपन से ही बहुत वीर था और बड़ा होके उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। मतलब आज भी महाकवि कालिदास जो हैं उनके जो ग्रंथ हैं या उनकी जो साहित्य रचना है वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और आज भी उनका साहित्य में एक अमर स्थान है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। मतलब आज भी उनके साहित्य में सारी चीज़ें मिलती है। जो कि जीवन में आज हम देख रहे हैं वो उस समय भी था और जो उस समय उन्होंने लिखा था वही सारी चीज़ें आज भी हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला सभी की झलक मिलती है उनके साहित्य में। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी भी देख लेंगे। अभिवाहक मतलब बच्चों के पारिवारिक रक्षक,
शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र संबंधी चर्चा, अनुरोध मतलब आदेश, ग्लानि मतलब दुख पीड़ा, संकेत मतलब इशारा, एकाएक मतलब सहसा, निरीक्षण मतलब अनपढ़ और रोचक मतलब आकर्षक। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट यहाँ पे ही खत्म होता है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है। और हाँ बच्चों, आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अच्छे से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके। ठीक है, थैंक यू, बाय।